हेलो साथियों, वेलकम टू द कर्म अकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज हम जो आपकी यूपी एसआई और ग्रुप डी की जो सुपर 20 सीरीज चल रही है, उसकी अगली क्लास देखेंगे। तो आइए हम पहले सवाल की शुरुआत करते हैं। ये बोला गया है, यदि 400 का 25% 510 के 40% से x% कम है, तो कह रहे हैं कि x का मान क्या है, ज्ञात करना है। हल करते हैं। कह रहे हैं कि देखिए 400 का मतलब गुणा हो जाएगा ये 25% और दूसरी संख्या बोलेगी आपको, तो हम रेशियो ले लेते हैं। ये हो जाएगा 510 का मतलब गुणा ये 40% से कितना कम है, x%। इसी x का मान पूछा आपसे। तो देखिए परसेंटेज से क्या हो जाएगा, परसेंटेज कटेगा आपका, 2 जीरो इधर है, 1 जीरो यहाँ, 1 जीरो यहाँ, ठीक है। 4 से कटेगा आपका 4, इधर बच गया 25 और यहाँ रहेगा आपका 51। तो कह रहे हैं कि जो 25 है आपका, इस 51 से कम है कितना, x% तो बताना है। तो कमी कितने की आपको दिखेगी, बताइए। 26 की। कितने के, 26 के। इसी कमी को बताना है परसेंटेज में। निकालेंगे कमी परसेंटेज। 26 की कमी है कितने पे आपकी, 51 पे, और गुणे क्या कर देंगे 100 आपका। देखिए अगर ये 52 होता, ठीक है, तो 26 से क्या होता, 2 बार में कटता, ठीक है। लगभग क्या है, 52 ही है, एक कम है, तो लगभग 2 बार में कटेगा। और 2 से कितनी बार में कटेगा वो, 100, 50 बार में। तो ये 2 से कम है, तो 50 से बिल्कुल थोड़ा ज़्यादा आपको होना चाहिए। आप चाहें तो गुणा करके देख सकते हैं। 26 100 में किससे भाग करेंगे, 51 से, ठीक है। 5 बार जाएगा, 5 एकम 5, 5 पचे 25, बचेगा 5, ठीक है। आपका ये 50, तो कितनी बार जाएगा, 0 बार। देखिए 50 में केवल एक ही विकल्प है आपका, ये दिख रहा है 50.98, 50.98%, ठीक है। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर ये कितना 26 है, तो 52 तो 2 बार में कटता, 51 है तो 2 बार से क्या होगा, सही है, कम में कटेगा। तो 2 से थोड़ा-सा ज़्यादा आपका होना चाहिए, ठीक है ना, 50, ठीक है ना। 2 से भाग करेंगे, 2 से कम है, तो 50 से क्या हो, थोड़ा ज़्यादा आएगा आपका। ये 52 आपका ज़्यादा हो जाएगा, ये तो काफ़ी दूर है आपके। अगला सवाल करते हैं हम लोग। कह रहा है कि उस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या कितनी है, 42 सेंटीमीटर। तो अर्धगोले की अगर हम बात करें, ये आपका हेमिस्फेयर है। अगर ये रेडियस हो आपकी, तो आपको पता होना चाहिए कि वॉल्यूम होता कितना आपका, सही है। पूरे का कितना होता, सही है, 4/3। तो इसका आधा हो जाए, क्योंकि आधा है, 2/3 पाई आर क्यूब आपका, ठीक है। वॉल्यूम हो जाएगा इसका, हेमिस्फेयर का। अर्धगोले का। इसके बाद इसके हम कर्व सरफेस एरिया की बात करें, ठीक है, यानी इस वाले एरिया की बात करें केवल, ये टॉप वाले को छोड़ के। ये जो एरिया आपको दिखेगा, ये होगा 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि संपूर्ण गोले का कितना होता है आपको बताइए, इसका होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल जो आपका होता है ये टोटल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो उसी का आधा कर देंगे तो कितना दिखेगा आपको, 2 पाई आर स्क्वायर। और आप कह सकते हैं कि इसका टोटल सरफेस एरिया, यानी ऊपर वाला एक सर्कल जोड़ेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर यहाँ, और यहाँ एक पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, 3 पाई आर स्क्वायर। तो हमसे जो सवाल पूछा आपका, अर्धगोले का संपूर्ण पूछा है, यानी हमको लगाना कौन सा है, टोटल सरफेस एरिया वाला, 3 पाई आर स्क्वायर। तो आइए इसको हल करते हैं। ये जानकारी आपको इतनी पता होनी चाहिए थी। देखिए बोला गया है कि हमको टोटल सरफेस एरिया चाहिए, यानी 3 पाई आर स्क्वायर है आपका। 3 गुणे पाई का मान क्या रखे, रखिए 3.14, और गुणे आपका कितना है, रेडियस है 42, यानी 42 गुणे 42, ठीक है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर आपका हो जाएगा। देखिए ये सारे विकल्प हैं, या तो गुणा करिए, ठीक है, ये हो जाएगा आपका
या तो एक काम करिए, यहाँ पे दिखेगा आपको 3 और वैल्यू में क्या है आपका 3, 3 गुणे 3 क्या होता है 9, तो आप 9 का मल्टीपल चेक कर सकते हैं, 9 का मल्टीपल चेक कर सकते हैं। ठीक है, आइए चेक करते हैं। 8 और एक 9, 8 एक 9, जिसका भी योगफल 9 हो उसको हटा देते हैं। ठीक है, क्योंकि 9 से कटेगा। 6 प्लस 6 प्लस 6 तो 18, 18 क्या होता है आपका 9 से कट जाता है, तो इसकी संभावना है अगर कोई मैच करेगा तो हमको फिर से गुणा करना पड़ेगा। 8 एक 9, 8 एक 9, 6 6 12 और 7 कितना दिख 19, ये तो नहीं हो सकता आपका। 8 एक 9, 8 एक 9, 6 6 12, 12 8 कितना दिखेगा 20, 8 एक 9, 8 एक 9 और ये 9 है, 6 6 कितना दिखेगा 12। तो एक ही विकल्प है जो 9 से कटा आपका, ये पहला वाला। तो इसका गुणा करने पे आपको आना चाहिए, ये सारा मटेरियल जो है इसके गुणा करेंगे, ये दिखेगा आपको 166 1688 सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए अगला सवाल करते हैं हम लोग। कह रहा है कि अबू और घाना ने 4 और 3 के अनुपात में कुछ राशि का निवेश करके एक साझेदारी व्यवसाय शुरू किया। सुमन 6 महीने बाद धाना के बराबर राशि के साथ उनके साथ व्यापार में जुड़ गई। 1 वर्ष के अंत में लाभ को अबू, धाना और सुमन के बीच अनुपात किस में बाँटा जाएगा? ठीक है ना? किस अनुपात में बाँटा जाएगा लाभ को? तो कह रहा है कि अबू हैं, धाना है और है सुमन। ठीक है? तो अबू और धाना ने जो शुरुआत में राशि लगाई, अगर ये 4 लगा रहे तो कितना लगा रहा है 3, और कह रहे हैं कि 6 महीने के बाद सुमन जो है धाना के बराबर राशि लगा रही है, यानी 3 लगा रही है। तो वर्ष के अंत में देखा गया लाभ बाँटा गया। तो 6 महीने बाद जब इन्होंने शुरुआत किया, तो वर्ष के अंत में 12 महीने के लिए ये भी लगेगा, 12 महीने के लिए इसकी भी राशि, और ये 6 महीने बाद शुरुआत से आ रही है, इसका मतलब कितने महीने के लिए लगी होगी इसकी राशि? 6 महीने के लिए। लाभ का जो बँटवारा होता है, कुल निवेश के अनुपात में हम लोग, ठीक है, उसी अनुपात में बाँटते हैं। लाभ का जो बँटवारा होता है कुल निवेश के अनुपात में होता है, और कुल निवेश निकालते हैं हम लोग पूँजी गुणे समय से। ठीक है? टोटल जो निवेश होता है आपका, वो होता है आपका पूँजी गुणे समय से। ठीक है? तो ये कुल निवेश है आपका, और इसी का अनुपात कुल निवेश के अनुपात में क्या होता है आपका? लाभ का बँटवारा होता है। ठीक है? तो लाभ बटेगा, देखिए पूँजी कह रहे हैं कि 4 यूनिट लगाया, कितने साल कितने महीने के लिए? 12 महीने के लिए। ये कितना लगा रहा है आपका 3 यूनिट, कितने महीने के लिए? 12 महीने के लिए। और धाना के बराबर ये सुमन लगा रही है, लेकिन कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। तो काटेंगे 6 से 2 बार में, 6 से 2 बार में। ठीक है? यानी दिखेगा आपको 8 अनुपात 6 अनुपात 3, इसी के अनुपात में जो है लाभ बटेगा 6 अनुपात 8 है, 8 अनुपात 6 अनुपात 3 के अनुपात में। इसी के अनुपात में क्या होगा? आपका लाभ बटेगा। बस आपको इतना याद होना चाहिए कि लाभ का जो बँटवारा होता है कुल निवेश के अनुपात में होता है। कुल निवेश निकालते हैं हम लोग पूँजी गुणे समय से। अगला सवाल करते हैं हम लोग। देखिए बोला गया है, एक व्यापारी अपने सामान की कीमत इस प्रकार अंकित करता है कि 20% की छूट देने के बाद वह 20% का लाभ अर्जित करता है। उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? ये सभी उसके विकल्प दिए गए हैं, जिसका क्रय मूल्य कितना है? 21,100 रुपए। ठीक है? तो आप कह सकते हैं, देखिए एसपी निकालने के 2 तरीके हैं। एक तो सीपी पर क्या करिए, प्रॉफ़िट निकालिए या लॉस निकालिए। ठीक है? प्रॉफ़िट या लॉस निकालिए, और एक क्या करिए, अंकित मूल्य पर क्या करिए, डिस्काउंट निकालिए। ठीक है ना? अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद भी सामान क्या होता है? बिकता है, और लागत मूल्य पर लाभ और हानि गणना करने के बाद सामान क्या होता है? बिकता है। तो कह रहे हैं कि हमें अंकित मूल्य मान लें कि एमपी है, और इस पे दी गई छूट कितनी है आपकी? 20%, यानी कीमत कितनी रह जाएगी? 80% यानी 80/100। ये सामान बिक गया, आपका एसपी हो गया। ठीक है? अब कह रहा है कि लागत मूल्य कितना है आपका? 21,100।
अब इस पे लाभ दिखेगा आपको। आपको लाभ कितना दिखेगा 20% यानी कितने में बिका होगा 120 बटे में 100। ये भी क्या है आपका एसपी, ठीक है। लागत मूल्य पे लाभ हमने निकाला तो बिक गया सामान, अंकित मूल्य पर छूट निकाला तो सामान क्या हो गया बिक गया, तो दोनों बिक्री मूल्य बराबर कर देंगे। देखेंगे 100 से क्या दिखा 100 कटेगा 40 से 3 बार में, 40 से 2 बार में, तो अंकित मूल्य दिखेगा आपको, ठीक है। भाग करेंगे 2 एकम 2, ठीक है। उसके बाद 0 हो जाएगा आपका, 2 पाँचे 10, फिर 2 पाँच पर 10, 0 आपको 3 कर देंगे, ठीक है। ये दिखेगा आपको 0, 3 पाँचे 15, 3 पाँचे 15 16, 3 कम 3, 31,650 आपका दिखेगा, 31,650। ये है आपका अंकित मूल्य। बोला गया था सवाल में कि एक व्यापारी अपने सामान की कीमत इस प्रकार अंकित करता है कि 20% की छूट देने के बावजूद भी उसको लाभ कितना हो रहा है 20% का, ठीक है। तो अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद सामान को बेचेंगे और लागत मूल्य पर लाभ कमाने के बाद में क्या करेंगे सामान को बेचेंगे। हमने कैलकुलेट कर लिया, दोनों को बराबर कर दिया बिक्री मूल्य को। आइए अगला सवाल करते हैं हम लोग। कह रहा है कि एक्स किसी कार्य को 137 दिनों में पूरा कर सकता है, उसने 53 दिनों तक कार्य किया और शेष कार्य वाई ने 84 दिनों में पूरा किया, दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। देखिए जिसका भी कार्य का पूरा करने का समय दिया हो पूरा कार्य करने का, उसी का एलसीएम लेते हैं। कह रहा है कि एक्स जो है किसी कार्य को 137 दिनों में पूरा करता है, केवल इसी का हमें समय पता है इसी कार्य को पूरा करने का, ठीक है ना। कह रहे कि उसने अकेले कितने दिन काम किया 53 दिन, शेष कार्य जो है वाई ने कितने दिन में किया 84 दिन में। तो कह रहा है कि 137 दिन में किया है, तो एलसीएम कितना मान लें हम 137, यही क्या है टोटल काम टोटल वर्क है। तो हमारी भाग करने की क्षमता क्या दिखेगी एफिशिएंसी आपकी 1 दिखेगी, क्षमता कितनी हो जाएगी 1 की। अब देखिए शर्त अनुसार कह रहा है कि एक्स ने जो है 53 दिन काम किया है, तो 53 1 दिन में 1 करता है तो 53 दिन में कितना कर लेगा आपका 53 काम। अब शेष काम निकालेंगे, शेष काम 7 में से 3 जाएगा कितना दिखेगा 4, क्या हो जाएगा 13 में से 5 जाएगा 8, कितना काम बचा है। अब इसी काम को देखिए बी कर रहा है कितने दिन में, बताइए 84 दिन में। तो बी की एफिशिएंसी निकालेंगे, कह रहा है कि 84 काम करता है कितने दिन में 84 दिन में, तो इसकी क्षमता कितनी दिखेगी 1 की, ये क्षमता है आपकी बी की। अब कह रहे हैं कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, बी नहीं आपका क्या है वाई है, ठीक है। ये आपका वाई होना चाहिए था, वाई की क्षमता है। तो एक्स प्लस वाई मिलकर उस काम को करेंगे, उस समय पूछा है। काम कितना है 137, इसकी भी क्षमता 1 है, इसकी भी क्षमता 1 है, तो 2 हो जाएगी। 2 छक्के 12, 2 आठे 16, 2 पाँचे 10, 68.5 दिन आपका आना चाहिए था, 68.5 दिन। आपका हो जाएगा डी वाला विकल्प। अगला सवाल करते हैं हम लोग। कह रहे कि एक ट्रेन चंडीगढ़ से फरीदाबाद तक 86 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करती है और 88 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आती है। यदि कुल यात्रा में 174 घंटे लगते हैं तो फरीदाबाद की दूरी ज्ञात करें। आपको बताया गया है कि एक निश्चित बिंदु से जाने एक निश्चित बिंदु तक और वापस आने में, ठीक है। देखिए दूरी तो फिक्स होगी आपकी, तो टोटल दूरी यानी यहाँ से यहाँ तक बीच की दूरी पूछे तो टोटल डी यानी केवल डी निकालना हो तो कितना, देखिए एक तरफ की दूरी कितनी है डी है
निकालते हैं S1 S2 बटे में होता है S1 प्लस S2 गुणे क्या कर देते हैं टाइम। लेकिन अगर देखिए टोटल यात्रा का पूछे दूरी यानी यहाँ से जाते कितना गया और कितना वापस आया तो दोगुना हो जाएगा ना सीधा। तो दोगुनी दूरी निकालने के लिए सीधा क्या करते हैं 2 करते हैं हम। तो S1 S2 बटे S1 प्लस S2 गुणे क्या कर देते हैं ये आपका टोटल यात्रा का दूरी है ये। टोटल यात्रा की दूरी निकालने के लिए ये निकालेंगे और बीच की दूरी लगाने के लिए ठीक है ना निकालने के लिए ये लगाएंगे हम लोग। तो कह रहे हैं कि हमें बीच की दूरी निकालनी है। फरीदाबाद की दूरी क्या है ये हल करते हैं। कह रहे हैं कि चंडीगढ़ से फरीदाबाद की दूरी क्या है आपकी। तो कह रहे हैं कि देखिए दूरी निकालना तो डिस्टेंस निकालेंगे बीच की दूरी ये हो जाएगा S1 कितना है 86 है S2 कितना है 88 है ये हो जाएगा 86 प्लस 88 और गुणे हो जाएगा 174। देखिएगा 86 गुणे 88 बटे में 8 और 6 14 8 8 16 और 1 17 देखिएगा 174 ये तो कट जाएगा आपका। तो दूरी आ जाएगी कितनी है 86 गुणे 88। आप चाहें तो डिजिटल सम से कर सकते हैं 8 और 6 14 यानी 5 8 8 16 यानी 7 7 5 35 यानी कितना दिखेगा 8 8 8 16 यानी 7 8 14 यानी 5 35 यानी कितना 8 दिखिएगा 6 6 12 8 20 7 27 यानी कितना दिखेगा 9 ये दिखिएगा 7 5 12 8 20 26 यानी कितना हो जाएगा 8 6 4 10 8 18 7 25 यानी कितना दिखेगा 7 14 26 8 28 यानी कितना दिखेगा 1 तो कौन सा दिखा 8 वाला तो आपका ये होना चाहिए था 75 68। आप चाहें तो गुणा करके देख लें ये दिखेगा 8 छक 48 ठीक है 8 अठियम 64 38 ठीक है ना 8 छक 48 8 4 बचा 64 कितना 4 68 का ये हो जाएगा 8 8 6 क्योंकि फिर तो आप 28 से गुणा करेंगे 8 से ही तो ये दिखेगा 8 16 9 6 15 और ये हो जाएगा 7568 7568। तो आप जो है क्या करिए डिजिटल सम लगाइए तो जल्दी हो जाएगा आपका। ठीक उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है आपको बताया कि जब भी जो है किसी निश्चित बिंदु से किसी निश्चित बिंदु के बीच की अगर केवल दूरी पूछे और जाते समय आपको चाल दिया जाए और वापस आते समय चाल दिया जाए तो हम क्या करते हैं S1 S2 बटे में S1 प्लस S2 गुणे में क्या करते हैं टोटल टाइम आपका जो भी समय लगा है यात्रा का ठीक है। लेकिन अगर पूछे कि यात्रा की कुल दूरी तो हम बस दोगुना करना है कुछ नहीं करना आपको बस क्या कर देना है दोगुना कर देना है। अगला सवाल करते हैं हम लोग। कह रहा है कि एक व्यक्ति ने अलग-अलग योजनाओं में ए और बी में 12.5% और 15% के साधारण ब्याज दर पर 21,500 रुपए का निवेश किया। यदि 2 वर्षों में अर्जित कह रहे कि साधारण ब्याज की कुल राशि कह रहे कितना हो रही है यानी दोनों योजनाओं से कुल ब्याज कितना मिला उसको 6,150 रुपए। तो कह रहे हैं कि योजना ए में निवेश की गई राशि ज्ञात करनी है आपको। सबसे पहले तो कह रहे हैं कि 2 योजनाएँ हैं आपकी ए और बी ठीक है ना? तो आपको पता है कि अगर सवाल को मिश्रण से करें क्योंकि पिछले सेट में भी आपको आया था, ठीक है? तो हमें टोटल ब्याज की दर अगर ब्याज की दरों पे क्या करें मिश्रण लगाएँ तो हमें अनुपात किसका मिलता है? मूलधनों का। ये ए पे जो है ए पे देखिए कह रहा है कि 12.5% की ब्याज दर है और बी पे कितना है योजना बी में 15% और दोनों योजनाओं से कह रहे हैं कि 2 वर्ष का ही ये ब्याज। तो कह रहे हैं कि 2 साल का ब्याज कितना मिल रहा है उसको 6150 और किस मूलधन पर 21,500 पर। तो अगर हम टोटल ब्याज की दर निकालना चाहते हैं, ठीक है ना? कि वार्षिक जो है ब्याज की दर टोटल कितनी है? तो गुणे क्या कर दें हम 100 कर दें। ये 2 साल का निकलेगा ध्यान रखेंगे। ये जो है 2 साल के ब्याज की दर है ये टोटल। भाग करेंगे, ये दिखेगा आपको कितना 5 चौको 20 और ये 5 से कट रहा है केवल 12 5 60 ठीक है? 3 बार में 0 और देखिएगा 5 चौके 20
41 बार में 41 तो कटेगा नहीं, ठीक है। 12 5 60, 5 1 एक, 3 एकम 3, 3 चौके 12 आपका 3 बार में कट रहा है, तो एक आपका सीधा कितना दिखेगा? 30% ब्याज की दर दिखेगी। कितना दिख जाएगी? 30%। यहाँ देखेंगे 12.5 का दोगुना कितना हो जाएगा? 25, 15 दूना 30। हमने कहीं गलती कर दी क्या? कह रहा है कि 6150 है और कह रहा है कि कितना है आपका? 21,500। 6150 कह रहा है कि 21,000 कितना है? 500। 2 जीरो तो कट जाने हैं, 5 से काटेंगे दिखेगा 12 5 60 और 5 एकम 5, 3 बार होगा ना, क्योंकि 60 है, 1 बचेगा आपका। 5 यहाँ कितना हो जाएगा? 15, साथ में 1 जीरो, 5 चौको 20, 5 है 15, 43 आना चाहिए था, हमने 41 लिखा। ठीक है, यहाँ कितना आना चाहिए था? 43 आपका। 5 चौको 20 तो 5 तिया 15 होगा आपका। ये दिखेगा आपको 43, ये हो जाएगा 43। तो आप देखेंगे ऊपर कितना था? 1230 और नीचे कितना बच गया आपका? 43। ये था 1230 काटने के बाद में, ठीक है। और नीचे हो गया था 43 आपका। तो आप देखेंगे आपकी जो है 2 साल की कुल ब्याज की दर है, तो यहाँ देखेंगे 2 साल में कितना मिलेगा? 1 साल में 12.5%, 2 साल में कितना हो जाएगा आपका? सीधा 25%। योजना बी में कितना है? 15%, तो 2 साल में कितना मिलेगा? 30%। और टोटल दोनों योजनाओं से कुल कितना मिल रहा है? 1230 बटे कितना है आपका? 43। 1230 बटे में कितना है? 43 आपका, यानी ये हो जाएगा 1230 बटे में 43%। आप पूरे डाटा में क्या करिए? 43 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो आपको दिखेगा 25 गुणे 43, 30 गुणे 43, और जैसे ही यहाँ गुणा करेंगे तो 43 43 क्या हो जाएगा? कट जाएगा आपका। तो आप कह सकते हैं, ये दिखेगा आपको 30 गुणे 43 यानी कितना हो जाएगा? 3 तिहाई 9, 3 चौके 12, 12 से 90 घटाएंगे, यहाँ कितना दिखेगा? 1230। ये मूलधनों का अनुपात है। ये किसका अनुपात है? मूलधनों का। यहाँ देखेंगे आपका, ये दिखेगा 1230 माइनस 25 गुणे 43, 25 तिहाई कितना होता है? 75 आपका, 7 बच गया। 25 चौके 100 और जोड़ेंगे 7 यानी 107 आपका, तो घटा लेंगे। यहाँ पे दिखेगा कितना आपको? 60, और यहाँ दिखेगा आपको कितना? 25, ठीक है। यहाँ दिखेगा 5 आपको, 12 में से 7 जाकर कितना दिखेगा? 5, और यहाँ दिखेगा आपको 155 आपका, ठीक है। जोड़ सकते हैं, 5 5 कितना हो जाएगा? 7 5 12 1 13, तो कितना आ जाएगा? 2 आपका। तो टोटल ये अमाउंट आपका प्रिंसिपल है, अमाउंट नहीं है, प्रिंसिपल है। देखिए ब्याज की दरों पे अगर क्या लगाएँ हम? मिश्रण लगाएँ एलिगेशन, तो जो अनुपात मिलता है किसका मिलता है? मूलधनों का। ये मूलधनों का अनुपात है। कह रहे हैं कि अगर ए में कितना लगा रहे हैं? 60 यूनिट, तो बी में कितना लगाएँगे आप? 155 आप काट सकते हैं। 5 से काट दें 12 बार में, 5 से कितनी बार में? 31 बार में। यानी अगर ये 12 है तो कितना? 31। तो टोटल आप देखेंगे है कितना ये 3 और ये 4, 43 यूनिट लगा रहे हैं टोटल। कितना लगा रहे हैं? 43। जबकि सवाल में कह रहा है कि हम कितना लगा रहे हैं बताइए? 21,500। दोनों योजनाओं में मिला कितना? 21,500 रुपया। तो आप काटेंगे, 5 तिहाई 15, 5 चौके 20, यानी कितना दिखेगा? सीधा 500 रुपया एक का मान। कितना दिखेगा? एक का मान 500। तो कह रहा है कि योजना ए में पूछा है कि योजना ए में कितना निवेश किया, तो कितना निवेश किया आपने? 12 यूनिट, यानी कितने गुना? 500 रुपया गुना, तो 12 5 कितना होता है? 60, यानी सीधा दिखेगा कितना? 6,000 रुपया। फिर से हम समझा देते हैं। देखिए 2 योजनाएँ हैं अलग-अलग, ठीक है? ए और बी, उन दोनों में ब्याज की दरें अलग-अलग हैं। पहले में कितना बोला है? 12.5% और दूसरे में कितना बोला है? 15%। कह रहे हैं कि जो हम मूलधन लगा रहे हैं दोनों में, वो कह रहे हैं कि 21,500 का कुछ हिस्सा है दोनों में। कुछ हिस्सा जो है ए में जा रहा है, कुछ हिस्सा योजना बी में जा रहा है, और दोनों वर्षों में कह रहे हैं कि 2 वर्षों में मिला के दोनों से जो है कुल ब्याज कितना मिला आपका? 6150 रुपए।
तो हमने कहा कि ये पहले ब्याज की दर है 2 वर्षों का, ये है दूसरी योजना की ब्याज की दर 2 वर्षों का मिला के और यहाँ लिखा गया है कुल ब्याज, कुल धनराशि पर दोनों योजनाओं से ब्याज है, ये है ब्याज निकाला 2 साल का है, तो ब्याज की दर निकाल लिया 2 साल का। यहाँ रख देंगे ब्याज की दर पे लगाएँगे तो जो अनुपात मिलेगा आपको मूलधनों का मिलेगा। तो मिला था आपको 12 से कितने का 31 का, यानी योजना ए में कितना है 12 यूनिट तो बी में कितना आपका 31 तो टोटल कितना दिखेगा 43। जबकि सवाल में कह रहा है कि सी का मान कितना है 21,500। हल करके एक का मान निकालेंगे, फिर जिसका भी मान पूछा है योजना ए का तो 12 से गुणा करेंगे, योजना बी का पूछता तो 31 में गुणा कर देते। आइए अगला सवाल करते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि 910 तक कितनी संख्या 3 और 5 दोनों से क्या है विभाज्य। देखिए 3 और 5 बोला है, इसमें 3 सवाल बनते हैं आपके, ठीक है। 3 और 5 दोनों कह सकता है, या तो कह दे कि 3 से या तो 5 से, या तो 3 या 5 से, ठीक है, ये अलग बात है। इसमें 3 भी काउंट करना है, 5 भी काउंट करना है और 15 वाला भी, ठीक है। जबकि ये कह रहा है कि 3 और 5 दोनों का मतलब क्या है आपका कि 15 से डिविजिबल हो, तो आप सीधा भाग कर लीजिए। 910 में किससे भाग करिए 15 से, 15 छक्का 90 और भाग लिया जाएगा इसका मतलब कितनी बार, सीधा 60 संख्या है। भाग कितनी बार जा रहा है, यानी 60 बार। तो 60 संख्याएँ तो 3 और 5 जो है दोनों से कटेंगी। अगला सवाल करते हैं। कह रहे कि साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में राशि जो है 20% की वृद्धि होती है। कह रहे कि साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में राशि में वृद्धि कितनी है 20%। तो आप देख सकते हैं कि जितना वृद्धि होगा उतना ही तो ब्याज मिलेगा। 4 साल में कितना बढ़ा 20% यानी भाग करेंगे तो 1 साल में यानी ब्याज की दर कितना दिखेगा 5% पर एनम का, ठीक है। यानी ब्याज दर निकाला आपने कितना हो गया 5%। तो 4 साल में कितना दिखेगा 20%। जितना ब्याज मिलेगा उतना ही क्या होगा आपका धनराशि बढ़ेगा। अब कह रहे हैं कि उसी ब्याज दर पर 2 वर्ष बाद 47,500 रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो देखिए हमें 2 साल का निकालना है, ठीक है ना? हमें केवल ब्याज निकालना है और वो भी 2 साल का। तो 2 साल का सीआई परसेंटेज में निकालिए। पहले साल भी 5%, दूसरे साल भी 5% और फिर पहले साल पे 5% के हिसाब से ब्याज, यानी आप निकालते कैसे हैं x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटे में 100। तो दोनों साल के लिए बराबर है, यानी 2x प्लस एक्स स्क्वायर बटे 100। तो दिखेगा 2x यानी 10, एक्स स्क्वायर यानी 25 बटे 100 यानी कितना दिखेगा 10.25। आपको सीधा याद भी होना चाहिए कि यदि ब्याज की दर कितना है 5% है तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है 10.25 आपका। तो कह रहे हैं कि हमको ब्याज जो है कितना मिल रहा है 10.25%, ठीक है। यानी 10% प्लस 10.25%। तो आपको पता है कि मूलधन है कितना 47,500। तो किसी भी संख्या का 10% निकालने के लिए हमको दशमलव कहाँ लगाना होता है पीछे से एक अंक पे। तो कितना दिखेगा आपको 4750, ठीक है ना। कितना दिख गया 4750। अब हमको 1% निकालना है तो 1% कैसे निकालते हैं पीछे से दशमलव कहाँ लगाते हैं 2 अंक पे, यानी कितना दिखेगा 475 1% का मान है। और हमको चाहिए कितना 0.25 यानी 1% का चौथाई हिस्सा चाहिए, ठीक है। 1% का चौथाई हिस्सा तो 4 से भाग करेंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4 3 बच गया यानी 35, 4 बटे 32 3 बच गया, 4 चौके 28, 4 पाँचे 20 यानी 118.75 इसमें जोड़ देंगे 118.75। तो 75 तो सभी में आपका है, ये दिखेगा 8 6 8 4 48 68.75, ठीक है 48 68.75 आपका, ठीक है। बोला था कि 4 वर्षों में जो है राशि कितनी बढ़ी 20%। जितना बढ़ेगा उतना ही तो ब्याज मिला होगा। तो 4 वर्षों में 20% बढ़ा इसका मतलब 1 साल में कितना बढ़ा होगा 5%। 5 वही क्या है ब्याज की दर है वार्षिक, यही क्या है वार्षिक यानी पर एनम ब्याज की दर है आपकी। तो कह रहे हैं कि अगर उसी ब्याज दर पर यानी 5% पर एनम पर 2 साल में कह रहे हैं कि इस पर है ब्याज कैलकुलेट करिए। तो ब्याज की दर अगर 5% है तो 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा परसेंटेज में 10.25। कैलकुलेटर निकालेंगे तो आ जाएगा 48 8.75 आपका।
अगला सवाल हल करते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि गुणोत्तर श्रेणी का योगफल ज्ञात करें, ठीक है ना? जीपी का सवाल है आपका, पिछली सीरीज में भी था आपका और आपको क्लास में बताया गया था, ठीक है, कि उसका सम कैसे निकालते हैं, ठीक है? 2 तरीके होते हैं, ठीक है ना? सम निकालने का कि a इंटू 1 माइनस आर की पावर n बटे क्या होता है 1 माइनस आर, ये तब लगाते हैं जब 1 क्या हो, बड़ा हो r से, ठीक है? और दूसरा होता है आपका a इंटू आर की पावर n माइनस 1 बटे होता है r माइनस 1, ये तब लगाते हैं जब r क्या हो, बड़ा हो जाए 1 से, ठीक है? और r कैसे निकालते हैं आपको पता है कि a2 बटे में क्या होता है, a1 होता है, ठीक है? तो a2 आपका दिखेगा 8 बटे 25 और a1 दिखेगा 8 बटे में 5, 8 से 8 कट गया, 5 से काटेंगे तो कितना दिखेगा 1 बटे में 5, यही r का मान है आपका। और देखेंगे क्या है, छोटा है आपका, r क्या हो गया, छोटा हो गया 1 से, r क्या हो गया, छोटा हो गया 1 से, तो हम सम कैसे निकालेंगे, a इंटू, देखिए छोटा हो गया ना, बड़ा r है यानी 1 माइनस r उसकी पावर n बटे में 1 माइनस r लगाएंगे, लगाते हैं इसको, पहला पद a का मतलब प्रथम पद क्या है 8 बटे में 5, ये है 1 माइनस r का मतलब निकाला आपने 1 बटे 5, उसकी पावर कितनी है n और बटे में 1 माइनस r का मतलब 1 बटे में 5, हल करेंगे इसको, ये हो जाएगा आपका 4 बटे में 5, 8 बटे में 5, 1 माइनस 1 बटे में 5 की पावर n, ये हो जाएगा 4 बटे में 5, तो 5 से जो है 5 कट गया और 4 आपका नीचे रह जाएगा, तो 4 से कटेगा 2 बार में ये 8, तो दिखेगा 2 1 माइनस 1 अपॉन 5 की पावर n, ठीक है? ये आपका बनना चाहिए क्योंकि नीचे सारा कुछ कट गया, 5 जो है 5 को काटेगा, 4 काटेगा 8 को 2 बार में, तो रह जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 5 की पावर n, तो विकल्प दिखेगा आपका 2 आना चाहिए, ठीक है? इधर 5 है तो नहीं होगा, ठीक है ना? इसमें होना चाहिए था, ये पावर n होना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है? ये पावर n आपका होना चाहिए था। नीचे आपका 2 नहीं ना, नीचे आपका 5 नहीं, ये भी नहीं है, यहाँ पे पावर n होना चाहिए था। n छोटा हुआ आपका 2 गुणे 1 माइनस 1 बटे में 5 की पावर कितना है? n है। तो आपका बी वाला विकल्प है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। इसमें पावर n छूट गया था आप लोगों का, मिसप्रिंट हो गया था। अगला सवाल करेंगे हम लोग। कह रहा है कि हल करना है, सिम्प्लीफिकेशन का सवाल है। सबसे पहले छोटे वाले ब्रैकेट को हल करते हैं, तो 4 से दिखा कितना? 5 बार में, और 18 5 माइनस 5 दिखेगा आपको 1, टोटल हल करके 13, ठीक है? तो आप देखिए इसको हल करेंगे, जैसे 3 बार में और 1 कटेगा आपका 13 से 13, तो माइनस क्या दिखेगा 1 आपको, ठीक है? यानी 2 दिख गया आपको, हल करने पे प्लस का 2, तो ये आ जाएगा माइनस का 2, बाहर खोलेंगे तो माइनस का 2, यानी 35 माइनस 2 कितना हो जाएगा 33, यानी 56 माइनस 33, तो दिखा कितना आपको 3 घटा के 2 घटा ना आपका, ठीक है? यानी दिखेगा आपको 3 और 2 23 आपका, ठीक है? तो आते हैं, देखिए 4 से देखिए पहले भाग करेंगे, छोटा वाला ब्रैकेट हल करना है, 4 से कितनी बार में? 5 बार में, 18 माइनस 5 कितना हो जाएगा 13। अब देखिए ये ब्रैकेट दिखेगा आपको यहाँ पे होना चाहिए, मझोला होना चाहिए था, इसे काटेंगे 3 बार में, इधर 3 हो गया और ये 13 हो गया था इस पूरे ब्रैकेट का मान, तो भाग करेंगे 13 से 1 बार में, यानी इधर 3, इधर ब्रैकेट खोलेंगे माइनस कितना हो जाएगा 1, हल करेंगे तो दिखेगा 2, 35 माइनस 2 कितना हो जाएगा 33, माइनस का 56 माइनस 33 कितना हो जाएगा आपका 23 आपका, बी वाला विकल्प। काफ़ी छोटा सवाल था, अगला करते हैं। कह रहे कि एक संख्या को 15 से विभाजित करने पर शेषफल कितना 5 बचता है। कह रहे कि एक संख्या को अगर हम 5 से 15 से भाग करें तो शेषफल कितना आता है 5। फिर जब हम उसी संख्या के वर्ग को 15 से भाग करें तो आपको पता है कि जो काम हम संख्या में करते हैं, जो एक्शन आप संख्या में करेंगे, देखिए संख्या के क्या कर रहे हैं वर्ग, तो रिमाइंडर का भी क्या हो जाएगा वर्ग, रिमाइंडर कितना है 5, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 25। अब कह रहे हैं कि भाग किससे करिए 15 से, तो 15 से जाएगा 1 बार में, तो रिमाइंडर आपको क्या दिखेगा 10 आपका।
जो काम आप संख्या में करेंगे वही काम आपको करना होगा रिमाइंडर में भी। पहले देखिए संख्या को 15 से भाग के तो रिमाइंडर कितना आ गया पहले वाला 5। अब कह रहे हैं कि संख्या का वर्ग करिए, तो रिमाइंडर भी क्या हो जाएगा स्क्वायर यानी 25 और अभी भी भाग किससे करें 15 से, तो बच जाएगा आपका 10। अगला करते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि एक दुकानदार 2 बैग प्रत्येक 5500 रुपए की दर से बेचता है। एक पर उसे 23% का लाभ होता है और दूसरे पर 23% की हानि होती है, तो उसका लाभ या हानि परसेंटेज निकालना है। तो आपको बताया गया था कल की क्लास में, यदि 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या हो, ठीक है, 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या हो जाए, बराबर हो जाए, ठीक है, और एक को कहे कि x% के लाभ पर बेचे और दूसरे को क्या करे x% की हानि पर, तो इस सौदे में हमेशा क्या होती है, हानि होती है और वो कितनी होती है आपकी एक्स स्क्वायर बटे 100 यानी 23 का स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा यहाँ पे 100, क्योंकि लाभ और हानि दोनों बराबर कितना कितना 23%, तो 23 का स्क्वायर कितना होता है आपका 529 बटे 100 करेंगे तो 5.2% की हानि दिखेगी आपको। ये लाभ है, हानि वाला यहाँ पे है 5.29% आपका हानि हो जाएगा। आपको ये पैटर्न याद रखना है कि जब भी 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर हो और एक को जो है x% के लाभ पर और दूसरे को x% की हानि पर बेचा जाए, तो इस सौदे में हमेशा ही हानि होती है और वो कितनी होती है एक्स स्क्वायर बटे में 100% के बराबर। अगला सवाल करते हैं हम लोग। कह रहे कॉलेज में पुरुषों और महिलाओं की संख्या के बीच का अनुपात कह रहे हैं कि 23 और कितना है 24 है। यदि पुरुषों की संख्या में वृद्धि कितनी हुई 20% और महिलाओं की संख्या कितनी बढ़ गई 30%, तो कह रहे हैं कि कॉलेज में पुरुषों और महिलाओं का नया अनुपात निकालना, कुछ नहीं करना केवल कह रहे हैं कि नया अनुपात निकालिए मेल और फीमेल का। तो कह रहे हैं कि पहले कितने थे 23 थे और महिला कितने थी 24, पुरुष बढ़े कितने हैं 20%, तो बढ़ के कितने हो जाएंगे टोटल 120%। महिला कितनी बढ़ी 30%, तो बढ़ के कितने 130% हो जाएंगी, तो परसेंटेज से क्या हो जाएगा परसेंटेज खत्म हो जाएगा, ठीक है। और आप देखेंगे 24 है, 24 5 कितना होता है 120 और 5 से काटेंगे 5 9 10 5 1 30 यानी 23 से 26 का अनुपात, इधर क्या बच गया 23 और यहाँ क्या बच गया 26, कुछ कटेगा नहीं आपका, तो नया अनुपात क्या दिखेगा 23 से 26 का। कह रहे कि प्रारंभ में एक विद्यालय में जो है स्कूल में पुरुष और महिलाओं की संख्या क्या थी 23 और 24 थी। कह रहे कि पुरुषों की संख्या बढ़ी कितनी 20%, तो बढ़ के कितनी 120% हो जाएगी और महिलाओं की संख्या बढ़ी कितने 30%, तो बढ़ के 130 हो जाएगी। ये नई संख्या है तो इसी का अनुपात निकालना था। अगला करते हैं हम लोग। कह रहे कि 4 अंकों के बाद सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 9 12 15 18 या 36 से विभाजित करें तो रिमाइंडर क्या आ जाए 7 आ जाए। तो सबसे पहले काम तो हमको ये करना है कि इसका एलसीएम देखना है, ठीक है, और 4 अंकों की छोटी संख्या यानी कितनी होती है आपकी बताइए, ये 4 अंकों की छोटी संख्या है, तो ये तो कटेगा नहीं आपका क्योंकि 18 में 9 है। आप देखेंगे इसका एलसीएम निकालेंगे, इस कैल्शियम में k से मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे k का मान ऐसा रखें कि 1000 से प्लस जाए आपका, ठीक है ना, तो वो 4 अंकों की संख्या बनेगी और जो भी अंक मिलेगा, जो भी संख्या मिलेगी उसमें क्या करेंगे प्लस 7 कर देंगे, तो जो शर्तें हैं पूरी हो जाएगी, यानी उस संख्या में अगर हम इनमें से किसी संख्या से भाग करें तो हमेशा रिमाइंडर क्या आ जाएगा 7। तो सबसे पहला काम आपका एलसीएम निकालना है। देखेंगे 9 कितना होता है आपका बताइए, 3 गुणे 3 होता है, 12 कितना होता है 4 गुणे 3 और 4 कितना होता है 2 गुणे 2, तो 12 भैया हो गया इसमें। 15 कितना होता है 3 गुणे 5, इसमें 5 के नहीं 3 तो है, तो 5 की कमी 5 की गुणा कर लेंगे। 18 देखिए 3 तिया 9 गुणे 2 कितना हो जाएगा 18, 36 3 तिया 9 गुणे 4 36, आपको यही एलसीएम बनेगा क्योंकि इसमें सारा कुछ मटेरियल आ गया आपको, ठीक है ना। तो देखिएगा 9 चौके 36 5 होता है 180, कितना होता है 180, तो एलसीएम दिखा 180। k का मान ऐसा क्या रखें कि इससे बड़ा हो जाए, ये 4 अंकों की छोटी संख्या है तो कटने से रही नहीं कटेगी, तो आप k का मान रखेंगे 18 95 18 छके 108, तो 18 छके 108 1080
ये वो संख्या है 1000 से जो इन सभी से कट जाएगी, तो 7 जोड़िए तो नहीं कटेगी, 1087। यही वो संख्या है जो इन सभी से अगर हम भाग लगाएं तो नहीं कटेगा आपका, ठीक है। इन सभी से क्या करेगा, भाग लगाएं तो नहीं कटेगा, 9 से भी, 12 से भी, और हर बार रिमाइंडर कितना छोड़ेगा, 7 आपका। और ये वो संख्या है जो कट जाएगी हर किसी नंबर से, तो यहाँ लिखी गई 9, 12, 15, 18 और 36 से। अगला सवाल करते हैं हम लोग। फिर एक मोबाइल 45% की हानि पर 11,715 रुपए में बेचा जाता है। यदि इसे 29,820 रुपए में बेचा जाता है तो इस पर वास्तविक लाभ या हानि ज्ञात करें। तो कह रहा है कि सीपी आपको पता है कि होता कितना है, 100% होता है। तो 45% की अगर हानि है तो इसका विक्रय मूल्य यानी पहला विक्रय क्या रहा होगा बताइए परसेंटेज में। 45 की हानि यानी कितना रहा होगा, 55%, और बेचा गया है इसको 11,715 रुपए में। तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं, 5 से काट दें तो 11% दिखेगा आपको एक बार में, ठीक है ना। 5 से काटो ना, 2 बार में कटेगा आपको, ठीक है। 5 से कटा 11 बार में, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 2 बचेगा आपका, 5 चौक 20, 5 तिया 15, ठीक है। 11 से कट रहा क्या, 22, हाँ बिल्कुल कटेगा। तो 1% का मान दिखेगा 11 दूना 22, 14 यानी एक बार जाएगा 3, 213 रुपए। तो आप सीपी निकाल सकते हैं यहाँ से कि सीपी कितना होता है आपका 100%, तो सीधा दिखेगा कितना, 2 1 3 साथ में 2 जीरो हो जाएगा, ये लागत मूल्य है। अब कह रहा है कि वो बेच रहा है इसको कितने में, 29,820 में, ठीक है ना। तो हमको जो है प्रॉफिट निकालना है परसेंटेज में, तो क्यों ना हम सीपी से सीधा एसपी निकाल लें। सीपी है सीपी है आपका 21300 और विक्रय मूल्य है 29,820। एक एक जीरो तो कट गया आपका, अनुपात निकाल लें, ठीक है। तो आप देखेंगे ये 2 है आपका, ठीक है। तो अंतर निकालिए, लाभ हो रहा है क्योंकि आज ज़्यादा में बेच रहा है, तो लाभ परसेंटेज निकालेंगे हम लोग। आने वाले विकल्प तो हैं उसमें 2 विकल्प तो ऐसे ही हट जाएँगे। तो आप देखेंगे लाभ है तो घटाएँगे, 2 दिखेगा, 8 में से 3 जाए कितना हो जाएगा 5, 9 में से 1 जाए कितना हो जाएगा 8, 852, और नीचे कितना हो जाएगा 213, ठीक है ना। साथ में एक जीरो भी है, गुणे कितना करते हैं 100%, एक एक जीरो काट लें, 213, 852 कितनी बार में, सीधा 4 बार में तो कट गया, 4 गुणे 10 कितना दिखेगा आपको, 40% का लाभ दिखेगा। ये हो जाएगा 40% का लाभ। हानि तो थी ही नहीं इस सवाल में, ठीक है ना, क्योंकि ज़्यादा में बेच रहा, तो हानि वाले विकल्प तो ऐसे ही हट जाएँगे आपके। कह रहे थे कि 45% की हानि थी, ये विक्रय मूल्य है, यानी विक्रय मूल्य परसेंटेज में क्या रहा होगा आपका 55%, उसी के बराबर कर देंगे 11,715 को, निकालेंगे 1% का मान जो कि 213 के बराबर है, फिर निकालेंगे सीपी जो कि 100% होगा, यानी 100 से गुणा कर देंगे, फिर तुलना कर लेंगे क्योंकि हमको लाभ जो है केवल परसेंटेज में चाहिए आपको। अगला सवाल करते हैं हम लोग। कह रहे कि 1610 में गुणनखंडों की संख्या क्या है, तो तोड़ते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं आपको। 1610 में देखेंगे 10 अलग करेंगे तो 2 गुणे 5 दिखेगा, 161 होता आपका, ये कटेगा, 7 से काट दें, 7 गुणे 2 14, 7 गुणे 3 21, ठीक है, 7 गुणे 2 14, 7 गुणे 3 21, 10 होता है 2 गुणे 5। ये प्राइम फैक्टर पे तो टूटेगा नहीं अब आगे। तो नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए यहाँ पे पावर सभी की कितनी है, 1-1 है, तो 1-1 बढ़ा लेंगे, यहाँ दिखेगा 2, ठीक है, इसकी दिखेगी 2, इसकी भी दिखेगी 2, यहाँ भी दिखेगी 2। नंबर ऑफ फैक्टर हो जाएंगे 2 गुणे 2, 4 दूनी 8 दूनी 16, कितने हो जाएंगे 16 आपका। टाइम फैक्टराइजेशन करिए और उनकी घात जो भी है उसमें क्या करिए +1 बढ़ा दीजिए, एक-एक बढ़ा के आपस में गुणा कर दीजिए, तो नंबर ऑफ टोटल फैक्टर्स निकल जाएंगे आपको, गुणनखंडों की कुल संख्या। सबसे पहले तोड़ेंगे इसको और उनकी घात देखेंगे, प्राइम नंबर्स में तोड़ना आपको, ठीक है। उसके बाद उनकी पावर देखनी है और जो भी उनकी पावर आई है उसमें +1 करके आपस में गुणा कर दीजिए।
आपके गुणनखंडों की कुल संख्या मिल जाएगी। अगला सवाल करते हैं हम लोग। कह रहे कि एक नाव 57 घंटे में ऊर्ध्व प्रवाह कह रहे हैं कितना आती है? 285 किलोमीटर और अनुप्रवाह में 67 घंटे में 469 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो कह रहा है कि स्थिर जल में नाव की चाल क्या है? और ये सारे जो है आपके विकल्प दिए गए हैं। कह रहा है कि 0-6 यानी 6 घंटे क्या है आपकी चाल है ना? 6 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 8 घंटे। तो सबसे पहले कह रहे हैं कि ऊर्ध्व प्रवाह यानी अपस्ट्रीम आपकी चाल निकालेंगे। चाल होता है दूरी बटे समय। 285 किलोमीटर गया है कितने में? 57 में। तो 5 7 35, 5 5 25 यानी कितनी बार में कट गया? 5 बार में सीधा। तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया ऊर्ध्व प्रवाह, ठीक है ना? धारा के प्रतिकूल चाल कह सकते हैं। और डाउन स्ट्रीम निकालेंगे। कह रहे कि 67 घंटे लगे हैं और गया कितना है? 4 से 9 किलोमीटर। तो चाल यहाँ से हो जाएगी 6 7 42, 7 7 49, 7 6 42 यानी कितना हो जाएगा? 7 4 6 9, ठीक है, सही है। तो कितनी बार में बन गया? 7 बार में आपका। 7 7 49, 4 बज गया, 7 6 42 और 4 46, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको पता है कि धारा के अनुकूल चाल, धारा के प्रतिकूल चाल पता हो तो सीधा नाव की चाल कैसे निकालते हैं? शांत जल में नाव की चाल को ए जिससे भी आप डिनोट करते हैं, दोनों को जोड़ेंगे और 2 से क्या करेंगे? भाग कर देंगे, ठीक है? अगर पूछता धारा की चाल तो दोनों का अंतर करते हैं यानी 7 और इस बार 2 से भाग करते हैं, ठीक है? तो हमें पूछता था नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल। शांत जल में नाव की चाल। 7 5 12 का आधा कितना दिखेगा? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और यहाँ अगर पूछा जाता धारा की चाल तो ये हो जाएगा 2 का आधा 1 किलोमीटर प्रति घंटा। पूछा था क्या आपसे? शांत जल, स्थिर जल में नाव की चाल यानी कितना हो जाएगा? 1 किलोमीटर प्रति घंटा आपका। ठीक है, याद रखेंगे यदि धारा के प्रतिकूल आपको चाल पता हो, धारा के अनुकूल चाल पता हो, तो सीधा नाव की चाल जो है शांत जल में नाव की चाल कैसे निकालते हैं? दोनों चालों को जोड़ेंगे यानी अनुकूल और प्रतिकूल और 2 से भाग कर देंगे। और पूछता धारा की चाल तो अनुकूल और प्रतिकूल का अंतर लेते और 2 से भाग कर देते सीधा। अगला हल करेंगे हम लोग। कह रहे कि पाइप ए एक टंकी को 54 मिनट में भर सकता है, 54 खाली कर सकता है, ठीक है ना? ये खाली करने वाला पाइप है और ए और 54 मिनट में खाली करता है। बी की बात करेंगे तो ये कह रहे हैं कि बी उसी टंकी को जो है 81 मिनट में भर सकता है। सब भरने की बात हो रही, ये भरने वाला पाइप है और कह रहे हैं कि 81 मिनट में भर लेता है। सी कह रहे हैं कि उसी टंकी को 108 मिनट में भर लेता है, यानी ये भी भरने वाला पाइप है और समय लेता है 108 घंटे। तो एलसीएम मेथड में क्या करते हैं? जिसका भी टोटल जो है काम को पूरा करने का समय पता हो उसी का एलसीएम लेते हैं। यानी 54 का 81 का 108 का एलसीएम चाहिए। तो ये होता है 27 गुणे 4, 27 गुणे 2 54, 27 गुणे 2 81 कितना होता है? 27 गुणे 3 108 कितना हो? 27 गुणे 4। 27 तो सभी में आपका है, तो 27 तो आपके एलसीएम में भी रहेगा। यहाँ 2 है और यहाँ 4 यानी 4 तो रहेगा, 4 में 2 भी है और 3 रहेगा इसमें। यही एलसीएम है। 27 का 4 गुना होता है 108 और 3 से गुणा करेंगे तो 3 गुणे 8 24, 324 यानी टोटल जो काम है कह सकते हैं कितना है? 324 टोटल काम है। तो क्षमता निकालिए। एक खाली कर रहा है 54, तो 27 गुना 54 यानी 6 दिखेगा आपको, 6 बार में कट रहा है। 54 से कितनी बार है? 6 बार में। 81 दिखेंगे 3 से, 3 बार में कट रहा है ये। ये खाली करना हो तो माइनस में होगा। 108 से कितनी बार में? 81 है ना? ये हो जाएगा 9 नमा कितना हो जाएगा? 81, 9 और 9 4 3 12, तो सीधा 4 आना चाहिए ना आपका। 4 एकम 4, 4 बटे 32 ये भरने वाला था। 108 से कितनी बार में? 3 8 24, 3 बार में। दोनों भरने वाले पाइप थे, आपने सभी की क्षमता निकाल ली। अब कह रहा है सवाल में तीनों पाइप खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? यदि तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में, टंकी भरेगी बिल्कुल 4 3 7, पॉजिटिव काम कितना हुआ? 7 और नेगेटिव यानी खाली कितना हो रहा है?
6, यानी 1 मिनट में भरा कितना 1। तो ए भी खोला जाए, बी भी खोला जाए, सी भी। तो पूछा है कि टाइम कितना लगेगा टोटल को भरने में, यानी 324 भरना है। ये खाली करेगा तो -6, ये भरेगा तो 4, ये भरेगा 3, यानी 4 3 7 -6 कितना दिखेगा 1, यानी 324/1 यानी कितना हो जाएगा 324 मिनट आपका, 324 मिनट आपका समय लगेगा। ए जो है खाली करने वाला है, बी जो है भरने वाला है, सी भी भरने वाला है। ये 54 मिनट में खाली करता है अकेले, ये 81 मिनट में भर देता है पूरी टंकी को, और ये भी खाली टंकी को भरता है 108 मिनट में। इनके सभी के समय का एलसीएम 324, ये है क्षमता इनकी प्रति मिनट की। तीनों को खोला जाता है, क्षमता से भाग करेंगे कुल काम में तो समय आ जाएगा आपका। अगला सवाल करते हैं हम लोग। कह रहे कि निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा, हल करना आपको। ठीक है, ये जो आपका है यहाँ तक पूरे नंबर पे है, सभी का वर्गमूल करना है आपको। 1764, देखिए अगर हम कितने का स्क्वायर दें, 40 42 का 42, ठीक है। 42 देखेंगे 50 से कितना कम है 8, यानी 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और जितना ये 50 से कम है उतना ही क्या करिए 25 में घटाइए, तो 50 से कम है 8, तो 25 में से अगर 8 घटाएं तो कितना हो जाएगा 17, यानी 17 64, यानी 42 का ये क्या है स्क्वायर है। तो दशमलव भी तो है दो स्थान पे, यानी कितना है ये, इसका रूट दिखेगा 4.2 का स्क्वायर कह सकते हैं, गुणे में 961 होता है 23 का, ठीक है। 961 होता है 29 का आपका, यानी 2.9, ये हो गया 29 का, भाग का है 441 होता है 21 का, यानी 2.1 होता है, गुणे आपका ये होता है 38 44, 7 नहीं 5 6 चक्के 36, 60 का स्क्वायर कितना है 6 चक्के 36 आपका, ठीक है ना 3600, तो 62 के आसपास करें, ठीक है। तो 50 के आसपास की संख्याओं का वर्ग निकालते हैं हम लोग कैसे, 50 से कितना आता है 12, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, और हासिल कितना रह गया 1, 50 से कितना आता है ये 62 12, तो उसी का स्क्वायर करेंगे, 12 का स्क्वायर 144 और हासिल कितना 1। अब ये 50 से जितना ज़्यादा था उतना ही जोड़ेंगे 25 में, तो 25 और 12 हो जाएगा 37, और एक हासिल आपका कितना 38, 38.44 बना, यानी आपका कितना था 6.2 का स्क्वायर है। तो आप हल करेंगे इसको, देखिए भाग करेंगे तो 21 से कितनी बार में कटा, ये मल्टीप्लाई है ना आपका, तो किसी में भाग करिए 2 बार में, तो 29 गुणे 2 दिखेगा आपको 58, 5.8 और गुणे करना है 6.2 से, 8 गुणे 2 कितना हो जाएगा 16 आपका, 8 गुणा 2 16, ये आना चाहिए आपका 35, गुणा करके देख लेते हैं, ठीक है। 21 से 2 बार में 29 गुना 58 आपका, और ये आपका 961 है ना आपका, 29 तो आपका 700 के आसपास जाएगा ना, 961 होता है आपका 31 का, ये होता है आपका 31 का स्क्वायर, यानी 3.1 होना चाहिए। 31 का स्क्वायर कितना होता है 961, 900 तो 30 का हो जाएगा ना, यानी 30 से बड़ा होना चाहिए और 31 हो जाएगा आपका, तो होना चाहिए था 31 गुना कितना आपका 62, 21 से काटेंगे 2 बार में 42, 2 गुणे 31 कितना दिखेगा 62, और 62 का स्क्वायर अभी आपने लिखा ऊपर कितना है 3844, कितना है 38.44, जो कि कौन सा विकल्प होगा इसमें, सी वाला, ठीक है। 1764 किसका है आपका, 4.2 का स्क्वायर है आपका, 961 है 31 का, 441 है 21 का, 3844 किसका लिखा था 62, यानी 6.2 का हल करना था। ये मल्टीप्लाई में है, तो इसमें से किसी भी संख्या से भाग करना तो भाग कर सकते हैं 21 से, 21 से भाग करेंगे 2 बार में, 31 गुणे 2 62, और यहाँ भी 62, और अभी तो इसी स्क्वायर पर लिखा गया 38.44। अगला सवाल का, ठीक है ये आखिरी सवाल था। बहुत बहुत आप सभी लोगों का धन्यवाद।